नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि हम जानते हैं कि हम भारतीय संविधान एवं राज्य व्यवस्था पढ़ रहे हैं, यानी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पॉलिटी, जिसमें हमने पिछली वीडियो में जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है भारतीय संविधान के बनने की, उस पर 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से लेकर 1853 का जो चार्टर एक्ट है वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है और उनसे संबंधित जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो भी हम वीडियो में देख चुके हैं। तो आज जो हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, 1853 के चार्टर अधिनियम तक हमारा हो चुका है और यहाँ तक के क्वेश्चन भी हम डिस्कस कर चुके हैं। आज से हमारा स्टार्ट होगा ताज का शासन। ताज यानी ब्रिटिश क्राउन, यानी जो कंपनी शासन कर रही थी अभी तक भारत में, वो अब किसके हाथों हस्तांतरित हो जाएगा शासन? वो हो जाएगा जो ब्रिटिश पार्लियामेंट है, ब्रिटिश संसद, उसके हाथों। ठीक है, तो इसलिए क्या बोला गया है? ब्रिटिश क्राउन का शासन, यानी यहाँ पर ब्रिटेन के जो महाराजा है या रानी है, महारानी, उनके हाथों में ये शासन आ जाएगा। अब देखिए, इसमें सबसे पहला जो अधिनियम आया था वो था 1858 का भारत शासन अधिनियम। देखिए, जब मैंने आपको 1853 का चार्टर एक्ट पढ़ाया था, उसमें बताया था कि इसमें जो कंपनी के अधिकार थे वो नहीं बढ़ाए गए। ठीक है, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जब भी ब्रिटिश पार्लियामेंट ये चाहे तब कंपनी का जो शासन है उसको भारत से समाप्त कर सकती है। तो ठीक यही हुआ जब 1857 की क्रांति हुई। तो 1857 की क्रांति में क्या हुआ कि आप जानते हैं कि इसे हम भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम भी बोलते हैं। तो इस प्रकार की जब बहुत बड़े स्तर पर क्रांति भारत में देखने को मिली, किसके विरुद्ध? अंग्रेज़ों के विरुद्ध, यानी ब्रिटिशर्स के विरुद्ध। जब इतने बड़े स्केल पर क्रांति देखने को मिली भारत में, तब ब्रिटिश संसद है उसको लगने लगा कि जो कंपनी है वो अपना कार्य ठीक से नहीं कर रही है। कहाँ पर? भारत में। तो उनको लगा क्यों ना अब जो कंपनी है उसका शासन समाप्त किया जाए और भारत का जो शासन है, जो भारत की बागडोर है, वो सीधा किसके हाथों? वो संसद खुद संभाले। ऐसा उनको विचार आया और इसी के तहत 1858 का जो भारत शासन अधिनियम है उसको पारित किया गया। इसको भारत शासन अधिनियम क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये भारत को शासित करने के लिए बनाया गया अधिनियम था, जो कि कौन रूल करेगा? डायरेक्ट बाकी संसद ब्रिटेन की। ठीक है, तो सबसे पहला इसमें प्रावधान था। इसे क्या बोला गया? इसे बोला गया भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम। देखिए, ऐसा तो उनका मानना था कि हम भारत को एक अच्छी गवर्नेंस देंगे, यानी सुशासन देंगे, लेकिन ऐसा एक्चुअल में हुआ नहीं, हम सब जानते हैं। लेकिन उन्होंने इसका नाम क्या दिया कि भारत के शासन को अच्छा बनाने वाला अधिनियम है, यानी द एक्ट फॉर द गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इस प्रकार से उन्होंने पहला प्रावधान किया। लेकिन इसके प्रावधान यहाँ से स्टार्ट होते हैं। क्या है? पहला कि गवर्नर जनरल का पद नाम भारत का वायसराय के नाम से परिवर्तित कर दिया। देखिए, जब हमने 1773 का एक्ट पढ़ा तो उसमें देखा था बंगाल के गवर्नर को क्या बना दिया था? बंगाल का गवर्नर जनरल। ठीक है, उसके बाद जब 1833 का एक्ट पढ़ा उसमें हमने क्या देखा था कि बंगाल के गवर्नर जनरल को अब भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। क्या? भारत का गवर्नर जनरल। अब 1858 के एक्ट द्वारा क्या किया गया है कि जो इसका पदनाम है उसको एक और नाम ऐड कर दिया, जिसे बोला गया भारत का वायसरॉय। यानी कि जो पिछला नाम है भारत का गवर्नर जनरल, इसको भी हटाया नहीं गया है, बल्कि ये नाम भी बना रहेगा और भारत का वायसरॉय नाम भी बना रहेगा। ऐसा क्यों किया? देखिए कि अभी तक जो भारत का गवर्नर जनरल था, इसके पास जो शक्ति थी वो किसके लिए थी? केवल ब्रिटिश भारत के लिए। यानी जिस भारतीय भूभाग पर कंपनी का शासन था उसे क्या बोला जाता था? ब्रिटिश भारत। और उसी के लिए कानून विधि बनाने का अधिकार, या फिर जो भी वहाँ पर नियम कानून लागू होंगे उनसे संबंध में विधि निर्माण का अधिकार किसका था? गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद का, जो कि नाम क्या था 1833 के एक्ट के बाद? भारत का गवर्नर जनरल। लेकिन अब क्या किया गया? अब इसका एक नाम और ऐड कर दिया गया, भारत का वायसरॉय। क्योंकि हम जानते हैं कि ब्रिटिश भारत, यानी जहाँ पर कंपनी का शासन था, उसके अलावा भारत में कई देसी रियासतें भी थीं जो अपना शासन बिल्कुल भी स्वायत्त तरीके से संभालती थीं। तो देसी रियासतें।
अब देसी रियासतों पर शासन करने के लिए इन्होंने इसको बोला गया भारत का वायसराय। ये इन पर शासन नहीं करता था, बल्कि क्या करता था, इनके शासन में हस्तक्षेप करता था। कैसे कि जो देसी रियासतें थीं भारत में, रजवाड़े थे, उनको जो भी नियम या कानून बनाते थे उनमें सलाह देता था या फिर उनसे विचार विमर्श करता था किसी भी नीति बनाने संबंधी निर्णय को लेकर। तो इस प्रकार से जब भारत का वायसराय हम बोल रहे हैं तो ये किसके लिए है, भारत में स्थित देसी रियासतों के लिए। और जब भारत का गवर्नर जनरल बोला जा रहा है तो वो किसके लिए है, वो है जो ब्रिटिश भारत है, जहाँ पर कंपनी का शासन है, उसके लिए। यानी कंपनी का शासन अभी यहाँ पर देखिए कंपनी है, कंपनी को भंग नहीं किया गया है। यानी कंपनी जो पहले रूल कर रही थी, केवल उससे शासन को छीनकर किसने अपने हाथों में ले लिया है, ब्रिटिश क्राउन ने। कैसे लिया है इसको समझिए। जब हम बोलते हैं कि ताज का शासन भारत में आ गया तो इसका सीधा मतलब ऐसा तो नहीं है कि जो वहाँ की महारानी या महाराजा हैं ब्रिटेन के, वो भारत में शासन करने के लिए आए। नहीं, उन्होंने अपने प्रतिनिधि भेजे। जो भारत का वायसराय यहाँ पर बोला गया है, ये सीधा जो ब्रिटेन की महारानी थी उनको जाकर रिपोर्ट करता था। यानी ये किसका प्रतिनिधि है, भारत का वायसराय, ये है ब्रिटेन की महारानी का प्रतिनिधि। और हम जानते हैं कि जब संसदीय व्यवस्था में जो संसद होती है, ठीक है, उसके प्रति कौन उत्तरदायी रहती है, कार्यपालिका। और कार्यपालिका के जो कार्यपालिका की इच्छा है या कार्यपालिका की सहमति से कार्य कौन करता है, हमारे यहाँ जैसे अभी राष्ट्रपति का पद है तो राष्ट्रपति जो है वो मंत्रिमंडल की सिफारिश पर कार्य करता है। मंत्रिमंडल बोलूँ तो कार्यपालिका, और कार्यपालिका जो है वो किसके प्रति उत्तरदायी रहती है, संसद के। वैसे लोकसभा के प्रति उत्तरदायी रहती है, लेकिन यहाँ पर हम संसद मान लेते हैं अभी, ठीक है। तो ठीक उसी प्रकार जो भारत का वायसराय है ये किसे रिपोर्ट करेगा, ये करेगा ब्रिटेन की महारानी को। महारानी का पद जो है, जो वर्तमान हमारे भारत में राष्ट्रपति का पद देखने को मिलता है, उसी के क्रम का है। तो महारानी जो उत्तरदायी है वो किसके लिए, वहाँ की कार्यपालिका के लिए। यानी जो भी वहाँ की कार्यपालिका है, सरकार है, और कार्यपालिका सीधा किसके प्रति उत्तरदायी है, संसद के प्रति, ठीक है। और वहाँ की संसद, ब्रिटेन की संसद ही सुप्रीम है, उसने जो निर्णय बना दिया, जो भी कानून बना दिया, वो ब्रिटेन की महारानी को सीधा अप्रूवल देना ही होगा। उस पर कोई किसी प्रकार की वापस नहीं भेज सकती या फिर मना नहीं कर सकते। तो इस प्रकार का वहाँ प्रावधान है। तो हम क्या समझ रहे हैं कि ताज का शासन आया कैसे, ब्रिटिश संसद शासन कैसे कर रही है, इस प्रकार से कर रही है कि जो भारत का वायसराय पद है, अब वो सीधा जाकर रिपोर्ट किसे करेगा, महारानी को। महारानी किसे करेगी, कार्यपालिका को, कार्यपाल संसद को। यानी इनडायरेक्ट फॉर्म में हम यदि बात करें तो अब संसद शासन करेगी भारत में। लेकिन डायरेक्ट यहाँ संसद शासन करने नहीं आई, बल्कि उसने अपना प्रतिनिधि भेजा है। ठीक उसी प्रकार एक नया पद और सृजित किया गया, भारत का राज्य सचिव, या फिर इसे ही बोलते हैं भारत सचिव। देखिए, जब मैं बोल रहा हूँ भारत सचिव तो ये वायसराय से अलग है। भारत का वायसराय कौन है, जो भारत का गवर्नर जनरल है, उसको एक नाम और दे दिया गया है भारत का वायसराय, जो कि देसी रियासतों के लिए कार्य करेगा, यानी उनसे विचार विमर्श कार्य करेगा। लेकिन जो भारत सचिव का पद है वो क्या है, वो जो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, उसकी जो सरकार है, उस सरकार का जो कैबिनेट मंत्री है, उसके एक मंत्री को ही यहाँ पर भारत सचिव का पद दे दिया गया। यानी जो भारत सचिव है कौन है, ये कैबिनेट सदस्य है, यानी मंत्रिमंडल का सदस्य है। तो यानी ब्रिटेन का कोई मंत्री है जो कि कौन है, भारत सचिव। ये कहाँ पर कार्य करेगा, भारत में। अब इसकी सलाह के लिए एक 15 सदस्यीय क्या परिषद का भी गठन किया गया। जैसे हमने पहले बात की थी कि जब 1773 में इसका पद बढ़ाया गया था, जो बंगाल का गवर्नर था उसको बंगाल का गवर्नर जनरल बोला गया था, तो 4 सदस्यीय परिषद का गठन किया गया था। क्योंकि जब कार्य बढ़ेगा तो अधिक से अधिक कर्मचारियों अधिकारियों का आवश्यकता होगी उसके विधि निर्माण के लिए। ठीक उसी प्रकार जब एक नया पद बनाया गया, क्या, भारत सचिव। और भारत सचिव कौन है, ये कैबिनेट मंत्री है ब्रिटेन का। तो इसकी सलाह के लिए, इसकी सहायता के लिए एक परिषद बनाई गई, क्योंकि ये अब कार्य देखेगा विधि निर्माण का, ठीक है। तो इसलिए इसकी सलाह के लिए कितनी, 15 सदस्यीय एक परिषद का निर्माण किया गया। अब मैंने जब लिखा है 15 को 8 + 7, तो इसका मतलब सीधा हुआ कि जो 8 सदस्य थे वो वहाँ की जो संसद है
वो सीधे नामित करके भेजेगी अपने, ठीक है। और जो 7 सदस्य हैं वो कौन भेजेंगे, जो कंपनी का निदेशक मंडल था, कंपनी का निदेशक मंडल यानी बोर्ड ऑफ जो डायरेक्टर्स थे वो चुनकर भेजेंगे इन 7 सदस्यों को। तो अब यहाँ पर दोनों को देखो मिला जुला स्वरूप हमको देखने को मिल रहा है कि 7 सदस्य तो कंपनी के हैं जो निदेशक मंडल भेज रहे हैं, और 8 सदस्य किसके हैं, ये सीधा संसद भेज रही है, ब्रिटेन की संसद, इसकी सहायता के लिए, किसके, भारत के सचिव के लिए। तो इस प्रकार से जब भारत का सचिव, कैबिनेट मंत्री जो सचिव की सहायता कर रहे हैं वो भी वहाँ की संसद द्वारा नामित व्यक्ति, और जो भारत का वॉइसरॉय है वो भी ब्रिटेन की महारानी को जाकर सीधा रिपोर्ट करेगा। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जो शासन का जो संपूर्ण प्रभार है वो किसने संभाल लिया, इन लोगों ने, भारत के वॉइसरॉय ने, इसकी परिषद ने, भारत सचिव ने और भारत सचिव की परिषद ने। तो इस प्रकार से, और ये सभी किसके लिए उत्तरदायी हैं, बाकी ब्रिटेन की संसद के लिए। तो इनके माध्यम से जो शासन है वो किसने ले लिया, ब्रिटेन की संसद ने ले लिया। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं, क्राउन का शासन या फिर ताज का शासन, ठीक है। तो ये वाले पॉइंट समझ में आ गए होंगे। अब अगला है कि नियंत्रण मंडल एवं निदेशक मंडल की समाप्ति। देखिए 1784 का हमने एक्ट पढ़ा था, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 का, ठीक है। उसमें हमने क्या देखा था कि जो कंपनी के कार्य थे, कंपनी 1784 तक सभी कार्य एक साथ कर रही थी, यानी जो निदेशक मंडल था वही सभी कार्यों को देख रहा था, चाहे वो व्यापारिक कार्य हों या प्रशासनिक कार्य हों। लेकिन 1784 के बाद क्या किया गया था, तो जो उसके प्रशासनिक कार्य थे उसके लिए एक नियंत्रक मंडल बनाया था, यानी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, ठीक है, नियंत्रण मंडल बनाया था। और जो निदेशक मंडल था, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, उसको व्यापारिक कार्य सौंप दिए गए थे। तो इस प्रकार से हम देख पा रहे हैं कि जब दोनों कार्यों को अलग कर दिया और दोनों कार्यों को अलग अलग संस्थाएं संभाल रही हैं, तो यहाँ पर हमें एक द्वैध प्रणाली देखने को मिलती है, यानी द्वैध शासन हमें कंपनी में देखने को मिलता है। लेकिन अब क्या किया गया 1858 के एक्ट द्वारा कि इन दोनों को समाप्त कर दिया गया, ना तो वहाँ पर नियंत्रण मंडल कार्य करेगा, ना ही निदेशक मंडल कार्य करेगा। देखिए निदेशक मंडल के जो सदस्य थे उन्होंने तो अपने 7 सदस्य यहाँ पर भेज दिए, तो इनका तो समाप्त हो गया, तो इनको कोई लॉस नहीं हुआ। नियंत्रण मंडल जो था उसको क्या है, उसका तो अब कोई कार्य रहा ही नहीं है, क्योंकि प्रशासनिक और जो भी विधि निर्माण संबंधी कार्य हैं अब वो सीधा किसने ले लिए, संसद ने। किसके माध्यम से, अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से। तो फिर इसकी भी आवश्यकता नहीं रही और ना ही निदेशक मंडल की आवश्यकता रही, क्योंकि जब कंपनी का शासन ही समाप्त कर दिया तो फिर इनकी आवश्यकता क्या कंपनी में, तो इसलिए इनको समाप्त कर दिया। तो उसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जो कंपनी में द्वैध प्रणाली चल रही थी, यानी 2 लोगों का शासन चल रहा था, किसका, निदेशक मंडल का और नियंत्रण मंडल का, तो उसको समाप्त कर दिया यहाँ पर। ये शुरू कब हुआ, 1784 में, और समाप्त कब हुआ, 1858 में। यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता है कि द्वैध कंपनी में द्वैध प्रणाली की शुरुआत 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट से, समाप्त कब हुआ, 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा, ठीक है। अगला है कि जो मुग़ल सम्राट है उसका पद समाप्त कर दिया। देखिए मुग़ल सम्राट का पद अभी भी 1857 की क्रांति तक भारत में बना हुआ था। यदि हम हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें देखते हैं कि जो अंतिम मुग़ल सम्राट थे, यानी जो बहादुर शाह द्वितीय या फिर बहादुर शाह जफ़र इनको बोलते हैं, उनको क्या बनाया गया था, दिल्ली में जाकर क्रांतिकारियों ने शहंशाह हिंदुस्तान घोषित कर दिया था। तब मुग़ल सम्राट का पद था, लेकिन मुग़ल सम्राट की कोई वैल्यू नहीं थी, यानी उनके पास कोई शक्तियाँ नहीं थी, कोई पावर नहीं थी, किसी प्रकार की सेना नहीं रख सकते थे। वो केवल कंपनी के पेंशनधारी थे, यानी उनको कंपनी पेंशन देती थी और बोलती थी आप अपने आराम से खाओ पियो रहो, आपको किसी प्रकार का कोई कार्य करने की आवश्यकता नहीं है, आपके खाने पीने रहने की व्यवस्था हम कर रहे हैं, आपको पेंशन दे रहे हैं हर महीने। तो एक पेंशनधारी बनकर मुग़ल सम्राट रह गया था। उस समय मुग़ल सम्राट का पद तो था लेकिन कोई पावर नहीं थी। लेकिन 1858 के भारत शासन अधिनियम द्वारा ये किया गया कि जब अब शासन ही हम संभाल रहे हैं, यानी ब्रिटेन की संसद संभाल रही है शासन, तो फिर इस मुग़ल सम्राट का जो पद है उसकी आवश्यकता क्या है, तो इसको भी फिर यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। तो इतने महत्वपूर्ण प्रावधान 1858 के भारत शासन अधिनियम में हम देख पाते हैं। ठीक उसी प्रकार आगे चलें तो अगला अधिनियम क्या है, अगला है 1861 का भारत परिषद अधिनियम।
देखिए अभी क्या था, भारत शासन अधिनियम था, यानी भारत को शासित कर रहा है कौन, ब्रिटेन की संसद, इसलिए वो क्या था 1858 का भारत शासन अधिनियम। अब क्या 1861 का भारत परिषद अधिनियम। इसे भारत परिषद अधिनियम इसलिए बोला गया है क्योंकि अब जो परिषद बनाई थी, मैंने बताया था, एक तो आपको 1853 में देखने को मिलेगी। जब 1853 का एक्ट हमने पढ़ा था तो उसमें देखा था कि जो गवर्नर जनरल है, भारत का गवर्नर जनरल, उसकी परिषद में अतिरिक्त 6 सदस्य जोड़े गए। इनमें से 2 ब्रिटेन द्वारा नामित थे, ब्रिटेन की संसद द्वारा, और 4 प्रतिनिधित्व के माध्यम से दिया गया था, जिसमें बम्बई, मद्रास, बंगाल और आगरा की प्रेसिडेंसियों से थे। ठीक है, तो इस प्रकार इसकी परिषद अलग थी। अभी 1858 के में हमने देखा जो भारत सचिव है उसके लिए भी एक 15 सदस्यीय परिषद बना दी, तो 2 परिषद यहाँ पर कार्य कर रही हैं। तो इन्हीं परिषद में जो भारतीय हैं, अब उनकी स्थिति को बेहतर करने के लिए ये कानून लाया गया कि जो परिषद, चाहे वो भारत सचिव की परिषद हो या गवर्नर जनरल की परिषद हो, उसमें अब भारतीयों को भी हिस्सेदारी, यानी भारतीयों का भी प्रतिनिधित्व किया जाएगा, प्रतिनिधित्व दिया जाएगा भारतीयों को। तो इसलिए इसको क्या बोला जा रहा है, भारत परिषद अधिनियम। देखिए इसके प्रावधान क्या थे कि कानून बनाने की प्रक्रिया में भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करने की शुरुआत। मैंने अभी बोला कि भारतीय प्रतिनिधि जो शामिल होंगे परिषद में, कानून बनाने का कार्य किसका है, भारत सचिव की परिषद का या फिर गवर्नर जनरल की परिषद का। कुछ मामलों में उनके कानून जो अधिकार हैं, जो क्षेत्राधिकार हैं, वो बटे हुए थे, इसलिए दोनों अभी कार्य कर रही हैं। गवर्नर जनरल की परिषद भी कार्य कर रही है और भारत सचिव की परिषद भी कार्य कर रही है। तो परिषदों में क्या है, भारतीयों को, प्रतिनिधियों को शामिल करने के लिए यहाँ पर इसमें शुरुआत की जाती है। तो इसके लिए क्या किया गया, क्या इनका चुनाव करके लाना था या फिर परीक्षा पास करके लाना था, किस प्रकार से इनको भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल करना था। तो उसके लिए वायसराय को शक्ति दी गई थी कि आप गैर सरकारी सदस्यों के रूप में भारतीयों को नामित कर सकते हैं। यानी अब यहाँ से हमें एक टर्म और आ गई हमारे लिए कि एक तो हो गए सरकारी सदस्य और दूसरे हो गए गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, सरकारी सदस्य वो होते थे जो ब्रिटेन की संसद द्वारा सीधे नामित हैं, या फिर जो निदेशक मंडल द्वारा, जैसे जो 15 सदस्य हैं किसमें, भारत सचिव की परिषद में, वो सभी सरकारी सदस्य हैं। इनके पास सबसे ज़्यादा पावर है, ये चाहेंगे तो कोई कानून बनेगा, नहीं चाहेंगे तो कानून नहीं बनेगा। लेकिन इसके अलावा केवल ये 15 सदस्य पूरा कार्य नहीं कर सकते, इनको अन्य कर्मचारी अधिकारियों की आवश्यकता और होगी, तो और भी सदस्यों को ये लोग शामिल कर लेते थे। इनको बोला जाता था गैर सरकारी सदस्य। ठीक है, ये केवल नीति निर्माण में सहायता कर सकते थे, लेकिन इनकी बहुत अधिक महत्व नहीं था और बहुत अधिक भागीदारी नहीं रहती थी, तो उनको क्या बोला जाता था, गैर सरकारी सदस्य। तो जब इनको भारतीय प्रतिनिधियों को शामिल किया जा रहा है तो सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल नहीं किया जा रहा है, बल्कि कैसे, गैर सरकारी सदस्य के तौर पर शामिल किया जा रहा है। और इनको क्या नामित करेंगे, कौन करेगा, वायसरॉय। यानी ये कैसे मेंबर होंगे, ये होंगे नॉमिनेटेड मेंबर। ठीक है, तो यहाँ पर नामित करेगा कौन, वायसरॉय, किसके रूप में, गैर सरकारी सदस्यों के रूप में। अगला है, इसमें किसको नामित किया गया, पहली बार 3 सदस्यों को नामित किया गया था। एक तो थे बनारस के राजा, ठीक है, एक हैं पटियाला के महाराजा और तीसरे हैं सर दिनकर राव। यानी 3 लोगों को इसमें शामिल किया गया। मैंने बताया कि वायसरॉय नामित करेगा, तो इनको यानी नामित किया गया होगा, किसके द्वारा, वायसरॉय के द्वारा। अच्छा, जो पिछला जो एक्ट 1858 का, उसमें ये याद रखना कि जो पहले वायसरॉय हैं भारत के, उनका नाम है लॉर्ड कैनिंग, क्योंकि ये भी क्वेश्चन बनते हैं। कल हमने जो क्वेश्चन डिस्कस किए थे उनमें देखा था, तो नाम याद रखना, भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग, और भारत का अंतिम गवर्नर जनरल भी बोल सकते हैं। हालांकि गवर्नर जनरल का पद अभी समाप्त नहीं किया गया है, इसलिए भारत का प्रथम वायसरॉय कहना ठीक रहेगा। तो भारत का प्रथम वायसरॉय लॉर्ड कैनिंग। इधर आते हैं हम अपने फिर से, तो फिर है कि मद्रास एवं बम्बई प्रेसिडेंसी को विधायी शक्तियाँ पुनः दे दी गईं। देखिए 1833 का चार्टर एक्ट आपको याद होगा, जब बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बनाया गया, भारत का गवर्नर जनरल, तो हमने देखा था कि जो बम्बई और मद्रास प्रेसिडेंसी थी उनकी विधायी शक्तियाँ छीन ली गई थी। यानी अब ये विधान अपने लिए नहीं बना सकती थी। विधान बनाने की संपूर्ण शक्ति किस में केंद्रित कर दी थी, भारत के गवर्नर जनरल और उसकी परिषद में।
लेकिन अब क्या किया गया है 1861 में, तो वहाँ पर हमने देखो केंद्रीकृत व्यवस्था देखी थी। अब यहाँ पर मद्रास और बम्बई प्रेसिडेंसियों को उनकी विधायी शक्तियाँ पुनः वापस कर दी, यानी ये पुनः अपने लिए विधान बना सकती हैं। ऐसा प्रावधान बम्बई और मद्रास की प्रेसिडेंसियों के लिए कर दिया गया, यानी दोबारा से इनको विधान बनाने की जो विधानमंडल की शक्तियाँ वो दे दी गई। तो यहाँ से हम क्या देख पा रहे हैं, यहाँ से हम विकेंद्रीकरण की व्यवस्था देख पा रहे हैं, विकेंद्रीकरण, ठीक है। क्योंकि जब हमने 1833 में केंद्रीकृत व्यवस्था देखी, केंद्रीकरण की ओर अग्रसर होते देखा, अब यहाँ से हम दोबारा से डिसेंट्रलाइजेशन होता देख पा रहे हैं, यानी विकेंद्रीकरण देख पा रहे हैं कि यहाँ पर अब जो अलग अलग केंद्र हैं अपने जो छोटे छोटे, उनको भी विधान बनाने की शक्तियाँ दी गई हैं। जैसे आज हमारे भारत में विकेंद्रीकरण की व्यवस्था देखने को मिलती है कि जो हमारी पार्लियामेंट है, संसद, वो विधान बनाती है संपूर्ण भारत के लिए। उसी प्रकार अलग अलग राज्य अपने लिए विधान बनाते हैं, यानी राज्य की सरकारों में भी हमें कानून बनाने की शक्ति है। तो क्या है, यहाँ पर विकेंद्रीकरण व्यवस्था है कि एक संसद केंद्र के में कार्य कर रही है और राज्यों में अलग अलग राज्य सरकारें कार्य कर रही हैं। ठीक उसी प्रकार जो मद्रास और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, वो भी अब अपने लिए विधान बना पा रही हैं। तो यहाँ से हमें एक विकेंद्रीकृत व्यवस्था देखने को मिलती है। अगला है कि वायसरॉय की परिषद को अधिक सुविधा से कार्य करने के लिए नियम बनाने की शक्ति दी गई। यानी इनको एक और बात बोली गई कि यदि आपको जो भी वायसरॉय की परिषद है उससे बोला गया कि यदि आपको किसी कार्य को करने में असुविधा होती है, कार्य को करने में यदि असुविधा हो रही है, तो आप ऐसा कीजिए जिससे जो आपको अच्छा लगे, जिससे आपको अधिक सुविधा हो, ऐसा कानून आप बना सकते हो। यानी इनको भी कानून बनाने की शक्ति दी गई कि अपने लिए कार्य करने के नियम बना सकते हो कि आपको कहाँ बैठक करनी है, किसके साथ बैठक करनी है, या फिर कौन सा कानून बनाना है। इस प्रकार की शक्ति, नियम बनाने की शक्ति दे दी गई कि इसकी जो कार्य प्रणाली है वो कैसे संचालित होगी। ठीक है, जैसे अब हम देख पा रहे हैं हमारे भारत में जो प्रतिनिधित्व अधिनियम है 1951 का, यानी पीपल रिप्रेजेंटेटिव एक्ट 1951 का, ठीक उसी प्रकार उसमें क्या है कि जो लोकसभा राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो किस प्रकार की कार्यप्रणाली फॉलो करेंगे, उस पर बात की गई है। ठीक उसी प्रकार ये अपने लिए नियम बना सकते थे कि जो बैठक होगी उसमें क्या नियम रहेंगे, किस प्रकार से वो अपने कार्य करेंगे। तो जब ये नियम खुद बनाएंगे तो अपनी सहूलियत के लिए अपने तरीके से नियम बना सकते हैं। तो यही कार्य इन्होंने किया। तो जो लॉर्ड कैनिंग है, इन्होंने इससे पहले ही जो एक्ट आया था, इससे पहले ही 1859 में एक व्यवस्था स्टार्ट की थी विभागीय प्रणाली की, यानी पोर्टफोलियो व्यवस्था की स्टार्ट की थी इन्होंने, लॉर्ड कैनिंग ने। इस 1861 में इनको ये पावर दे दी गई कि आप अपने लिए नियम खुद बना सकते हो। तो इनको तो ये मौका मिल गया कि क्यों ना जो मैंने 1859 में प्रणाली स्टार्ट की है उसको कानूनी रूप दे दूँ। तो यहाँ से क्या है, हमें विभागीय प्रणाली की शुरुआत देखने को मिलती है। विभागीय प्रणाली का मतलब क्या है, जैसे अलग अलग मंत्रालय होते हैं, विभाग होते हैं, उनको अलग अलग व्यक्तियों को सौंपना। जैसे हमारे यहाँ गृह विभाग है, यानी गृह मंत्रालय, वो किसी अलग व्यक्ति के हाथों है। रक्षा विभाग है, वो अलग व्यक्ति के हाथों है। जो फाइनेंस यानी वित्त विभाग है, वो अलग व्यक्ति के हाथों। तो इस प्रकार से जो कार्य है उसको अलग अलग लेवल पर बांट दिया गया। यानी यहाँ पर हमें क्या मिलता है कि कार्य प्रणाली में कार्यों को अलग अलग व्यक्तियों को हाथों में सौंपने की प्रथा हमें देखने को मिलती है। यानी विभागीय प्रणाली की हम शुरुआत, या फिर जो मंत्रिमंडलीय जो परिषदीय व्यवस्था है, मंत्री परिषदीय, वो यहाँ पर हमें देखने को मिल रही है। अगला है कि वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई। इसकी अवधि 6 माह थी। देखिए, अभी हमें पता है कि जो हमारे राष्ट्रपति महोदय हैं वो क्या करते हैं, जब संसद अपने सत्र में नहीं होती है और कोई आवश्यक कानून बनाना है, तो उसके लिए क्या है, हमारे अनुच्छेद है 123, ठीक है, 123 एक आर्टिकल है संविधान का। उसके तहत जो राष्ट्रपति जी हैं वो एक अध्यादेश जारी कर सकते हैं, यानी ऑर्डिनेंस। वो एक कानून की तरह कार्य करता है, लेकिन उसकी अवधि भी कितनी रहती है, 6 महीने। 6 महीने के भीतर जब संसद सत्र में आएगी तब उस कानून को रेटिफाई करना आवश्यक होता है। यदि पारित हो गया तो कानून बन जाएगा, यदि संसद ने उसे खारिज कर दिया तो समाप्त हो जाएगा, लेकिन उसकी अवधि 6 माह रहती है। जब हम आगे राष्ट्रपति की शक्तियाँ और वो पढ़ेंगे तब इसमें डिटेल से समझेंगे। लेकिन अभी के लिए मैंने बताया कि वायसरॉय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति है। तो जब हम वर्तमान में जो राष्ट्रपति के अध्यादेश जारी करने की शक्ति देख पा रहे हैं 123 में अनुच्छेद, वो यहीं से हमें देखने को मिल रही है। इसकी शुरुआत कहाँ से होती है, यहाँ से 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। इसलिए इसको क्या बोलते हैं,
कि भारत के संविधान बनने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, इस संविधान एक दिन में नहीं बना, बल्कि हमें कई प्रावधान ऐसे देखने को मिल रहे हैं जो धीरे धीरे एक बेहतर संविधान की नींव रखने में महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो ये जोड़ा गया, इसकी नींव कहाँ से पड़ी? यहाँ से 1861 के भारत परिषद अधिनियम से। ठीक है, अगला है कि बंगाल में 1862, उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत में 1866 और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन किया गया। देखिए, मैंने बताया जैसे जैसे शासन आगे बढ़ेगा, अब विकेंद्रीकृत व्यवस्था प्रारंभ होगी, यानी डिसेंट्रलाइजेशन प्रारंभ होगा कि सत्ता केवल केंद्र में स्थापित ना होकर जो अलग अलग प्रांत हैं, उनकी प्रेसिडेंसियां हैं, उनमें भी सत्ता दी जाएगी कानून बनाने की, अपने कार्य संचालन करने की। तो ठीक उसी प्रकार जो बंगाल है उसमें विधान परिषद का गठन कर दिया 1862 में। उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत यानी जो हमारा राजस्थान पाकिस्तान वाला एरिया है, अब वहाँ पर 1866 में और पंजाब में 1897 में विधान परिषदों का गठन कर दिया, क्योंकि यहाँ से हम विकेंद्रीकृत सत्ता देखने को मिल रही है। ठीक है, तो ये तो था 1861 का भारत परिषद अधिनियम। अगला क्या है? अगला है 1873 का अधिनियम। 1873 के अधिनियम में कुछ खास नहीं है, केवल जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको किसी भी समय भंग किया जा सकता है, ये इसमें बोला गया था। और भी होंगे जो हमारे लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक जो महत्वपूर्ण प्रावधान था वो ये बोला गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को किसी भी समय भंग किया जा सकता है। देखिए, 1858 में जब क्राउन का शासन आया तब मैंने आपको समझाया था कि जो शासन है केवल वो छीना गया है कंपनी से, अभी कंपनी को समाप्त नहीं किया गया है, कंपनी अभी भी कार्य कर रही है। इसलिए आप देख पा रहे हैं कि जो भी वॉइसरॉय है वो कंपनी का, जो पहले भारत का गवर्नर जनरल हुआ करता था उसी को वॉइसरॉय बना दिया, लेकिन अब सीधा वो महारानी का प्रतिनिधि बन गया है। ठीक उसी प्रकार निदेशक मंडल को समाप्त करके उनसे ये बोल दिया गया कि आप 7 सदस्य जो भारत सचिव है उसकी परिषद में नियुक्त कर दो। तो इस प्रकार से जो कंपनी है उसका शासन भारत जो ब्रिटेन की संसद है उसने ले लिया है, लेकिन कंपनी अभी समाप्त नहीं की गई है। कंपनी के समाप्ति की औपचारिक घोषणा कब होगी? ये 1873 के अधिनियम में बोला था कि हम कभी भी कंपनी को भंग कर सकते हैं। और ठीक इसी प्रकार इन्होंने इसको भंग कब किया? 1 जनवरी 1884 को। ठीक है, ये भंग करने की डेट है। देखिए, प्रावधान कब हो गया था? 1873 में ही, यानी 11 साल पहले, लेकिन भंग कब किया है? 1 जनवरी 1884 को। ये इतना महत्वपूर्ण अधिनियम नहीं है, ना भी पढ़ें, स्किप भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अगला है 1876 का शाही उपाधि अधिनियम। ये भी महत्वपूर्ण नहीं है, केवल इसमें भी एक बात याद रखने की है, थोड़ा सा पढ़ लेंगे कि घोषणा द्वारा महारानी विक्टोरिया को भारत की साम्राज्ञी घोषित किया गया। यानी इसके द्वारा ये बोला गया कि अब जो ब्रिटेन की महारानी है वो भारत की भी महारानी है। यानी कि जो हेड ऑफ स्टेट होता है वो कौन है? अब ब्रिटेन की महारानी भारत के लिए। तो ब्रिटेन की महारानी को भारत की साम्राज्ञी घोषित कर दिया गया 1876 के शाही अधिनियम द्वारा। ये डेट है 28 अप्रैल 1876। दोनों अधिनियम महत्वपूर्ण नहीं है, इनको स्किप भी कर सकते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, फिर भी हमने अपनी जानकारी के लिए थोड़ा सा इनको देख लिया। अगला है 1892 का भारत परिषद अधिनियम। देखिए, 1892 के भारत परिषद अधिनियम में क्या कहा गया? इसमें पहला प्रावधान ये किया गया कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई, यानी इनडायरेक्ट इलेक्शन। हालांकि इसमें जो चुनाव है या फिर इलेक्शन है उस शब्द का प्रयोग नहीं किया गया, लेकिन इसमें यहाँ पर हमें प्रतिनिधि जो शासन है उसकी नींव यहाँ से देखने को मिलती है। देखिए, यदि इससे आप कंफ्यूज नहीं करना कि 1853 में भी हमें प्रतिनिधि शासन देखने को मिला था। चार व्यक्ति थे, प्रतिनिधि थे, वो बंगाल, मद्रास, बॉम्बे और आगरा प्रेसिडेंसियों से नियुक्त किए गए थे। देखिए, वहाँ पर क्या था कि जो वहाँ की चारों प्रेसिडेंसियों की सरकारें थीं उन्होंने नामित करके वहाँ पर भेजा था इन 4 सदस्यों को, एक सदस्य अपने अपने क्षेत्र से, केवल नॉमिनेटेड थे ये लोग। लेकिन यहाँ पर क्या देखने को मिल रहा है हमें? यहाँ पर चुनाव होगा, अब यहाँ पर इनडायरेक्ट इलेक्शन होगा। ठीक है, इनडायरेक्ट इलेक्शन कौन? जैसे बंगाल की प्रेसिडेंसी है, ठीक है, मान लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, वहाँ से कोई प्रतिनिधि सेंटर में, जैसे चाहे वो भारत सचिव की परिषद में हो या भारत का जो गवर्नर जनरल है उसकी परिषद में हो, वहाँ पर कोई प्रतिनिधि, एक प्रतिनिधि आना है,
तो जब 1853 हमने देखा था, उसमें क्या था कि जो बंगाल की सरकार है, जो अभी वहाँ पर कार्य कर रही है, वो इसको नॉमिनेट करके भेजेगी, नामित करके भेज देगी। लेकिन अब क्या होगा, 1892 के भारत परिषद अधिनियम द्वारा अब इसका चुनाव होगा। और चुनाव कौन करेगा? जो सरकार में लोग हैं, जो वहाँ की प्रांतीय सरकार है, वो उसको चुनकर भेजेगी। तो देखिए, डायरेक्ट लोगों ने नहीं भेजा, इसलिए यहाँ पर क्या बोला गया है? अप्रत्यक्ष। लेकिन चूंकि उसका चुनाव हुआ है, चुनाव किसके द्वारा हुआ है? जो सरकार के लोग हैं उनके द्वारा। यानी जो प्रांतीय स्तर पर, जैसे हमारे यहाँ राज्यसभा में हम देख पाते हैं, राज्यसभा में क्या होता है कि राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं उनको हम कैसे भेजते हैं? जो राज्यों की सरकार हैं उनके जो निर्वाचित विधायक होते हैं, ठीक है, निर्वाचित विधायक MLA, वो भेजते हैं अपना चुनकर राज्यसभा के मेंबर्स। तो उनको हम क्या बोलते हैं? राज्यसभा के चुनाव को अप्रत्यक्ष चुनाव हुआ, क्योंकि डायरेक्ट लोगों ने नहीं चुनाव किया। इनका चुनाव किसने किया है? लोगों के प्रतिनिधि। लोगों के प्रतिनिधि कौन है? विधायक। तो इन्होंने जब चुनकर भेजा है राज्यसभा के सदस्यों को, तो हम क्या बोलते हैं? ये अप्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली से चुने हुए सदस्य हैं। ठीक उसी प्रकार जो प्रांतीय सरकार है वहाँ की, चाहे वो किसी भी प्रेसिडेंसी होगी, चाहे वो बंगाल हो, मुंबई, मद्रास हो, बॉम्बे हो या आगरा हो, इन प्रेसिडेंसियों में यहाँ पर अपनी एक सरकार कार्य कर रही है। उसके सरकार में कुछ सदस्य होंगे, ठीक है। उन सदस्यों द्वारा किसी एक प्रतिनिधि को चुनकर, यानी चुनाव द्वारा यहाँ पर भेजा जाएगा केंद्र में। तो इसको क्या बोला जाएगा यहाँ पर कि अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत यहाँ से हमें देखने को मिलती है, जैसा कि वर्तमान में हमें राज्यसभा में देखने को मिलता है। अगला है कि विधानमंडल के गैर सरकारी सदस्यों को, देखिए 1861 के में हमने क्या देखा था कि 3 लोगों को यहाँ पर नामित किया गया था। कौन कौन थे वो 3 लोग? कि जो पटियाला के महाराजा हैं नरेंद्र सिंह, बनारस के राजा देवनारायण सिंह और सर दिनकर राव, 3 लोग हमने देखे थे कि वायसरॉय ने नामित किए। किसमें? अपनी परिषद में। लेकिन कैसे थे वो? गैर सरकारी सदस्य थे, उनको ज़्यादा अधिकार दिए नहीं थे। लेकिन 1892 के द्वारा उनको थोड़े से अधिकार मिलना शुरू हो गए। कैसे? देखिए, पहला बोला गया इसमें कि बजट पर विचार रखने, यानी पहला इनको अधिकार दे दिया गया कि जो भी बजट आएगा, बजट पर बहस होती है, हम वर्तमान में देख पाते हैं। जब हम संसद की कार्यप्रणाली देखेंगे तो उसमें देखेंगे कैसे बजट की बहस, जो प्रश्नकाल है, क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, तारांकित प्रश्न, तारांकित प्रश्न, लिखित, मौखिक, इस प्रकार की जब हम संसदीय प्रणाली पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे उसकी शुरुआत यहाँ से हो रही है, इसकी नींव पढ़ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। कि पहला तो कि बजट पर अपने विचार रखने का अधिकार उनको दे दिया गया, गैर सरकारी सदस्यों को। सरकारी सदस्य तो करते थे, बजट पर विचार रखते थे, अपना वोट देते थे, सब कुछ सरकारी सदस्यों के हाथों में था। लेकिन अब गैर सरकारी सदस्यों को ये अधिकार दे दिया कि आप अपने विचार रख सकते हो कि क्या ये बजट लाना चाहिए, नहीं लाना चाहिए। आप केवल अपने विचार रख सकते हो, मानना या ना मानना ये सरकारी सदस्यों के हाथों में है। यानी तो इनके जो विचार थे वो कैसे थे? नॉन बाइंडिंग थे, यानी नेचर में कैसे थे? नॉन बाइंडिंग थे। ये बाध्य नहीं कर सकते थे कि नहीं आप हमारे विचारों को मानो, केवल विचार रख पा रहे हैं। अभी भी इनको वोटिंग राइट नहीं है, क्योंकि बजट पर वोटिंग भी होती है, तो वोटिंग राइट नहीं है, केवल बजट पर विचार रख सकते हैं। और जब वोटिंग नहीं होगी तो इससे दूसरी बात ये स्पष्ट है कि नॉन बाइंडिंग ही होंगे, ठीक है। अगला इनको अधिकार दिया गया कि 6 दिन की पूर्व सूचना देकर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया। यानी यदि इनको कोई प्रश्न पूछना है तो ये कह सकते हैं कि 6 दिन पहले ये सूचना दे सकते हैं। जिस किसी भी जो परिषद का सदस्य है, सरकारी सदस्यों को क्या बोला जाता है? कार्यपालिका का सदस्य। यानी जो कार्यपालिका के सदस्य हैं उनसे ये बोल सकते हैं, किसी एक सदस्य मान लो इनको प्रश्न पूछना है तो इसको 6 दिन पहले बोल सकते हैं कि हमें उक्त विषय पर प्रश्न पूछना है। यानी किसी विषय पर, जिस विषय पर भी ये प्रश्न पूछना चाह रहे हैं उसकी जानकारी 6 दिन पहले इनको देना पड़ेगी। अब मान लीजिए कि 6 दिन पहले इन्होंने सूचना दे दी, उसके बाद 6 दिन बाद इन्होंने प्रश्न पूछा कि ये 100 रुपये हैं, ये आपने कहाँ पर खर्च किए? और इन्होंने बोला कि हमने सड़क बनवाई, ठीक है। लेकिन अब इन्होंने बोल दिया इतना, तो ये गैर सरकारी सदस्य हैं जिन्होंने प्रश्न पूछा है, इनको ये मानना पड़ेगा कि हाँ ठीक है, यहाँ पर खर्च हुए होंगे। ये ऐसा नहीं कर सकते कि पूरक प्रश्न पूछ लें। पूरक प्रश्न का मतलब होता है क्रॉस क्वेश्चन नहीं कर सकते कि कौन सी सड़क बनवाई, कहाँ की बनवाई, या फिर
उसका डेटा क्या है, किसे ठेका दिया, इस प्रकार का कोई भी क्रॉस क्वेश्चन ये नहीं कर सकते। केवल जो इन्होंने प्रश्न पूछ लिया उसका उत्तर इन्होंने दे दिया तो ठीक है, और जो भी दिया है वो इनको मानना पड़ेगा, माने ना माने कोई मतलब नहीं है। अभी केवल प्रश्न पूछने का अधिकार तो दिया है, लेकिन एक क्रॉस क्वेश्चन यानी पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकते। तो इस प्रकार के दो प्रावधान इसमें महत्वपूर्ण 1892 के भारत परिषद अधिनियम में। देखिए यहाँ से थोड़ा थोड़ा भारतीयों का महत्वपूर्ण प्रतिनिधित्व तो देखने को मिलेगा कि अभी तो क्या किया गया है, बजट पर विचार रखने का भी ऑप्शन दे दिया, 6 दिन की सूचना देकर, 6 दिन पहले ही सूचना देकर प्रश्न पूछने का भी अधिकार दे दिया। अब अगला अधिनियम जब हम पढ़ेंगे तो उनको पूरक प्रश्न पूछने का अधिकार दे दिया जाएगा, बजट पर बहस करने के साथ साथ वोटिंग राइट भी दे दिया जाएगा, ठीक है, और अधिक सदस्यों की भर्ती की जाएगी, फिर कुछ सरकारी सदस्य भी इनमें से बनाए जाएंगे। इस प्रकार से हम धीरे धीरे जब आगे के अधिनियमों की तरफ बढ़ेंगे तो उनको देखेंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही, क्योंकि यदि हम ज़्यादा पढ़ेंगे तो फिर से वही कचरा हो जाएगा। तो इसको PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर आज ही मिल जाएगी। तो इतने का तब तक आप पढ़िए, रिवीजन कीजिए, ठीक है, और टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आशा करता हूँ इतने अधिनियम आपको समझ में आए होंगे, ठीक है। तो बहुत बहुत धन्यवाद। PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। धन्यवाद।